वेलकम। इस वीडियो में हम जो आरबीआई ने अभी न्यू डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस इशू की है अबाउट क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स उसे समझने जा रहे हैं, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाईलाइटेड चीज है वो है, अब किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी को जो हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें कस्टमर्स की मीन्स हमारी रिटन कंसेंट की जरूरत होगी किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करने के पहले। और ये जो नई गाइडलाइंस है जो कि हम इस पूरे वीडियो में समझने जा रहे हैं, वो जुलाई 1, 2022 से एप्लीकेबल हो। टाइम पे सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी न्यू डायरेक्शंस, गाइडलाइंस एंड अपडेट्स लाते रहते हैं। लास्ट आरबीआई की भी गाइडलाइन इस रिगार्डिंग दिसंबर 2021 में आई थी। दिस इज द लेटेस्ट। इन गाइडलाइंस को ऑफिशियली कहा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2022, जिसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है रिगार्डिंग कार्ड इशुअर एंड पर्सन टू whom कार्ड इज इशूड। ओके, तो हर तरीके के कार्ड जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, को ब्रांडेड कार्ड, ऐसे कार्ड जो किसी बैंक एंटिटी एंड किसी रिटेलर और दो लोग पार्टनरशिप में इशू करते हैं, को ब्रांडेड कार्ड्स कहलाते हैं। बिलिंग, टेलीमार्केटिंग एंड बाकी सारे अदर मैटर्स। ये जो डायरेक्शन है हर एक एस्पेक्ट को डिटेलली कवर नहीं करेगी, हमें स्पेसिफिकली ज्यादा डीप में जाके पढ़ना है तो हमें ऑफिशियल सारी गाइडलाइन जाके देखना हो। नाउ द टॉपिक इज हु कैन इशू अ क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये कार्ड इशू कौन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस या इसके पहले तक भी जो चला आता था कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होते हैं वो मोस्टली जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं वो इशू कर सके। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ऐसे बैंक जो इस एक्ट के सेक्शन 42 में कुछ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें लिस्टेड बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है, और वही क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स इशू कर सके। जो डेबिट कार्ड है वो तो मोस्टली सभी इशू कर देते हैं, उसके प्रति इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बट रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हम एक लोन के तौर पे यूज करते हैं और काइंड ऑफ की पूरे मंथ भर या 15 डेज जो भी हमारी टाइमलाइन है कि इसके बाद हमें पेमेंट एंड बिलिंग करना है, तब तक हम यूज करते रहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग सर्टन रूल्स एंड गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि बाद में वो डिफॉल्ट भी हो सकता है ना, देन हम पे नहीं कर पाए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे बैंक जिनकी ईयरली नेटवर्थ ₹100 करोड़ है वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स जो ग्रामीण बैंक होते हैं, या फिर ऐसे बैंक जो किसी एंटिटी के साथ कोलैबोरेशन में चल रहे हो। सिमिलरली अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है जिनकी नेटवर्थ ₹100 करोड़ है या उससे अबो है, वो भी कार्ड इशू कर सकते हैं, बट उन्हें भी कुछ अलग से सर्टेन गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं जो उनके बैंक के परमानेंट मेंबर या कस्टमर हो। वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ओके, किसी रिटेलर या किसी और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन पार्टनरशिप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। एंड द टोटल अनसिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स एसेट्स के 10% जितना ही जो टोटल अमाउंट वो अवेल करेंगे लोन के तौर पे या एडवांसेस के तौर पे, लिमिट उनकी टोटल एसेट के 10% से अबो नहीं होनी चाहिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक के साथ एंड उनकी मिनिमम नेटवर्थ करीबन 100 करोड़ है, वो भी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, बट उनको भी सर्टेन सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अदर परमिशंस लेनी होगी आरबीआई। ओके, नाउ इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डेबिट कार्ड है सभी बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इसके नॉर्म्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अप्रूवल ऑफ आरबीआई वो कर सकते हैं डेबिट कार्ड्स इशू। डेबिट कार्ड इज काइंड ऑफ थिंग, हमारा पैसा ऑलरेडी जमा है बैंक में और हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, हालांकि डेबिट कार्ड उन्हीं कस्टमर को इशू किए जाते हैं जिनके सेविंग बैंक एंड करंट बैंक अकाउंट्स होते हैं। कैश, क्रेडिट, लोन अकाउंट होल्डर्स को डेबिट कार्ड नहीं प्रोवाइड किएगा। और एक डेबिट कार्ड से हम जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है या प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले जो अकाउंट्स है उसे भी हम लिंक कर सकते हैं। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इन गाइडलाइंस में आती है कि नाउ बैंक किसी भी तरीके से कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप डेबिट कार्ड यूज कीजिए या किसी और बैंक से और तरीके की फाइनेंशियल फैसिलिटीज को
रिसीव कीजिए। क्या होता है, ये डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं ये बैंक इशू तो करता है, बट विद दैट ये चार्जेस भी इम्प्लाई करता है कस्टमर्स पे, और वो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे यूज हो जाती है कि सर्विस चार्जेस जो वो लेता है। तो कई बार कस्टमर्स को नहीं चाहिए होते हैं, बट वो जबरदस्ती थोप देते हैं। तो नाउ अब अगर ऐसा करती है किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एंटिटी या बैंक्स, तो उन्हें जो भी उन्होंने सर्विस चार्जेस लगाए हैं उसका डबल एज अ पेनाल्टी और पनिशमेंट पे करना हो। ओके, अगर कंप्लेन होती है और उस पे सारी चीजें प्रोसीड होती है। इशू ऑफ को ब्रांडेड कार्ड। अब को ब्रांडेड कार्ड जैसा हमने पहले पढ़ा, तो उसके इशुएंस का क्या है, बैंकों को तो जरूरत नहीं है आरबीआई के अप्रूवल की। अगर उन्हें को ब्रांडेड कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो कि को ब्रांडेड है किसी और कंपनी या रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर पार्टनरशिप में वो ये कार्ड्स इशू कर रहे हैं। हालांकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को परमिशन नहीं है टाई अप में या पार्टनरशिप में नॉन बैंकिंग एंटिटी के साथ में इस तरीके के कार्ड इशू करने। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी को ब्रांडेड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है उन्हें अपने कार्ड पे बेसिकली इंडिकेट करना होगा कि ये को ब्रांडेड है। मीन होता है ना, कई बार सिटी बैंक होता है साइड में, वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, तो दोनों बैंक हमें हमारे कार्ड पे देखने को मिल जाते हैं, मास्टर एंड वीजा इस तरीके से। ओके, तो जो भी उनका अरेंजमेंट है को ब्रांडिंग का, वो कार्ड पे बेसिकली दिखना चाहिए, पार्टनर भी दिखना चाहिए। और जो रिटेलर है मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनर है, वो ये नहीं कह सकती कि ये कार्ड हमने इशू किए, वो केवल पार्टनर है, प्रमोट कर सकती है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, लेकिन और गुड एट सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि हम ये कार्ड इशू कर रहे हैं। ओके, वो ओनली मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू गुड एंड सर्विसेज तक ही उनका काम लिमिटेड है। जो कार्ड इशुएंस है वो तो बैंक ही करेगी। यहाँ हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज जो बैंक के जैसे ही काम करती है उन्हें नहीं ये राइट प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अगर वो चाह रहे हैं ऐसे वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करना को ब्रांडेड कार्ड में, तो उन्हें अलग से जो भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मास्टर डायरेक्शन के तौर पे एप्लीकेबल होगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे। एक्सप्लिसिट रिटन कंसेंट फॉर कार्ड। अब ये जो गाइडलाइन है इसमें एक और चीज मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंशन्ड है, एक्सप्लिसिट रिटन कंसेंट फॉर कार्ड। अब ये क्या, अब हम अभी के टाइम पे देख रहे हैं कि सारी चीजें नाउ मोर एंड मोर डिजिटलाइज्ड हो रही है, डिजिटल तौर पे हो रही है, बट इसमें मेंशन किया गया है कि आपको प्रॉपरली एक रिटर्न कंसेंट देनी होगी कि हाँ हम ये चाहते हैं, और जो कार्ड इशुअर है उन्हें भी ये रिटर्न कंसेंट लेनी होगी कि कस्टमर ने खुद ये सर्विस अवेल करने के लिए कहा, या किसी ऐसे डिजिटल तौर के अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जो रिटर्न कंसेंट के बराबरी में या इक्वेट्स टू इट शो कर सके कि कंसेंट है। बट इस तरीके का जो डिजिटल मोड लाएंगे उसके लिए भी अलग से आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के साथ कम्युनिकेशन करने की जरूरत होगी कि ये हमारे अरेंजमेंट। इशू ऑफ अनसॉलिसिटेड फैसिलिटीज, मतलब जो मांगी नहीं गई है ना, जो अनवांटेड थी, अनविश्ड थी, फिर भी मिल गई है, तो उससे रिलेटेड क्या है। तो जो न्यू गाइडलाइन है वो कहती है कि इशुअर जो बैंक एंटिटी होगी बेसिकली, जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो यूनिलैटरली अपग्रेड नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को। बिना कस्टमर की जानकारी के लिए वो लिमिट्स को अपग्रेड नहीं कर सकते, और बाद में कह नहीं सकते कि भाई लिमिट तो 25,000 रुपीज थी बट आप खर्च 35,000 रुपीज कर चुके हैं तो नाउ पे कीजिए। तो यूनिलैटरली एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते अपग्रेड करने के लिए क्रेडिट कार्ड एंड इंक्रीज कार्ड लिमिट्स विदाउट द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कस्टमर। किसी भी तरीके के जो भी चेंजेस होंगे वो टर्म्स एंड कंडीशंस के रिगार्डिंग वो भी कस्टमर की कंसेंट के अकॉर्डिंग हो। नो अनसॉलिसिटेड लोन कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट। और कोई भी कार्ड इशुअर अनवांटेड या अनसॉलिसिटेड कार्ड कस्टमर को नहीं भेज सकते जब तक कि कस्टमर खुद उसके रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल के लिए अप्लाई ना करे। अब ये रिप्लेसमेंट कार्ड क्या है, तो हम सब जानते हैं कि कार्ड ब्लॉक हो जाए और हम उनको अप्लाई करें कि वी वांट रिप्लेसमेंट फॉर दिस कार्ड एंड अल्टरनेटिव फॉर प्रीवियस वन, तो वो हमें मिल जाता है, बट एक्सप्लिसिट कंसेंट होनी चाहिए कस्टमर। द सेम अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ न्यू कार्ड एज वेल। अगर किसी भी तरीके के चेंजेस जो बिना कस्टमर की जानकारी के हो रहे हैं या किसी भी तरीके से उन्हें रिवर्स किया गया है या एडिशनल पेनाल्टी दी गई है, अगर किसी भी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं बिना कस्टमर की जानकारी के लिए, तो वो रिवर्स्ड हो जाएगी और एडिशनल पेनाल्टी जो कि ट्वाइस द चार्ज्ड वैल्यू, जो भी चार्जेस लगे कस्टमर पे उसके डबल वैल्यू की, डबल अमाउंट की पेनाल्टी जो कार्ड इशुअर है वो पेड करेगा। व्हेन द पर्सन कंसर्न
done with these goes to RBI Ombudsman. Reporting to credit information companies. अब ये CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या है? जो कार्ड इशुअर है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली किसी नए क्रेडिट कार्ड अकाउंट के बारे में या उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में कार्ड के एक्टिवेशन होने के पहले ही, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को तो वो भी तब दी जाएगी अगर इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट हिस्ट्री क्या है कस्टमर की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की, रीपेमेंट रिकॉर्ड क्या है कार्ड होल्डर की, अगर ये देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ऐसा इशूअर तभी कर सकता है जब वो कस्टमर को एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म कर दे हम आगे ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट। जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट है 2005 का, उसके नॉर्म्स को अप्लाई करते हैं। द इशूअर नीड टू गिव अ 7 days नोटिस। लेकिन ऐसा करने के पहले भी जो कार्ड इशूअर है उसे करीबन 7 दिन पहले कार्ड होल्डर को ये इंफॉर्मेशन देनी होगी, रिपोर्ट करनी होगी ऐसी चीजें कि हम आपका डेटा एज अ डिफॉल्टर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को दे रहे हैं। अब अदर रूल क्या है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग या उसे इशू करने के रिगार्डिंग, उसे देख लेते हैं। क्या होता है कई बार टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी जगह मेंशन होते हैं जहाँ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, फिर हम बाद में कहते हैं कि हमने तो इस पे ध्यान ही नहीं दिया, एग्री कर दिया और सिग्नेचर कर दिया। बट अब ये जो नए रूल्स है वो कहते हैं कि आप 16-17 पेज का नहीं स्टेटमेंट देना है, आपको जो भी की फैक्ट है वो एक पेज में कंसोलिडेट करके साफ साफ लिखनी है कि ये चीजें हैं और जो भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स है वो ये है और वहीं आपको थॉरली सारी डिटेलिंग देनी। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है MITs वो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन के दौरान मेंशन होनी चाहिए और हाईलाइटेड होनी चाहिए और इनमें इंक्लूड होगी ऑल फीस एंड चार्जेस। जो भी फीस एंड चार्जेस बैंक या फाइनेंशियल एंटिटी लेगी वो सारी चीजें, विड्रॉल एंड क्रेडिट लिमिट्स क्या होगी, बिलिंग डिटेल कैसे प्रोवाइड की जाएगी, क्या प्रोसेस होगी, मिनिमम अमाउंट पेएबल, प्रोसीजर फॉर डिफॉल्ट, आपको डिफॉल्ट घोषित करने के लिए क्या प्रोसेस है वो, टर्मिनेशन, लोन और थेफ्ट ऑफ द कार्ड एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये आपकी जो कंप्लेंट्स है उसको कहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। ये सारी चीजें की फैक्ट के तौर एक पेज में ही एक्सप्लिसिटली मेंशन होनी चाहिए। अगर कोई क्रेडिट कार्ड रिजेक्टेड होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है तो जो इशूअर है उसको रीजन राइटिंग में देना पड़ेगा कि हमने आपका क्रेडिट कार्ड क्यों रिजेक्ट किया है। और जो कार्ड इशूअर है वो एक इंश्योरेंस कवर भी दे सकती है लॉस्ट कार्ड के लिए, खोए हुए कार्ड के लिए, बट ये भी तब जब एक्सप्लिसिट कस्टमर की नीड हो ये और ये ऐसा करने के लिए वो कंसेंट भी दे, या तो राइटिंग में या तो भाई इक्विवेलेंट डिजिटल मोड में। साथ ही जो कार्ड इशूअर है उसे एक OTP बेस्ड कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, एक प्रोसेस में वो चीज भी रहेगी। अगर कार्ड एक्टिवेट नहीं होता है 30 days पोस्ट इशुएंस। ओके, प्रोविजंस रिगार्डिंग टेलीमार्केटर्स, टेलीमार्केटिंग या इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है वो भी देख लेते हैं। अब जो कार्ड इशुअर है वो जिस भी को ब्रांडिंग पार्टनर के साथ में या जिसके भी साथ में पार्टनरशिप में कार्ड इशू करवा रहा है या अपनी ऐसी चीजें प्रोसेस कर रहा है तो उन्हें 100% इंश्योर करना होगा कि जो टेलीमार्केटर है वो सिर्फ प्रमोशन और सर्विस ऐसी चीजों में ही इंगेज हो, वो ये ना कहे हम ही प्रोसेस करेंगे। ओके, जो भी रेगुलेशन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, हम जिसे शॉर्टकट में ट्राई कह देते हैं, उसके साथ में कॉम्प्लाई करें और साथ ही जो गाइडलाइंस है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस नेशनल कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर NCPR, इसकी गाइडलाइन के साथ भी कॉम्प्लाई। अब नाउ आगे एक और चीज ऐड करते हैं कि जो टेली मार्केटर है वो कस्टमर को ऐसे कभी भी नहीं कि शाम में 10 बजे फोन कर रहे हैं या सुबह 6 बजे ही कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम लिमिट होगी कि फ्रॉम 10 AM to 7 PM ये एक टाइम पीरियड डिसाइड होगा कि इसी में जो ये मार्केटिंग वाले हैं वो कांटेक्ट कर सकते और साथ ही वो ऑनली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये चीजें हैं, वो कार्ड इशू नहीं कर सकते। कार्ड इशू देन फाइनेंशियल एंटिटी बैंक ही करेगा। अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड, कार्ड इशूअर आर एक्सपेक्टेड टू इंडिपेंडेंटली एक्सेस क्रेडिट रिस्क व्हाइल इशूइंग कार्ड टू अ पर्सन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारा जो रिस्क है वो कार्ड इशूअर का ही है, टेकिंग इनटू अकाउंट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मीन्स ऑफ एप्लीकेंट। जो भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मीन्स है उसको क्रॉस चेक कार्ड इशूअर को ही करना है और वही सोल रिस्क होल्डर होगा। इशूअर शुड एक्सेस द क्रेडिट लिमिट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द लिमिट enjoyed by the card holder from other entity on the basis of self declaration credit information
ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एज एप्रोप्रिएट। ओके, और जो इशुअर है उन्हें उन सारी चीजों को, उन सारे लिमिट्स को जो कि कार्ड होल्डर दूसरी एंटिटीज के साथ में जो उसकी क्रेडिट कार्ड्स है वहां से एक्सेस कर रहा है या वहां से जो भी सर्विसेज अवेल हो रही है उससे, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन तभी एक्सेस कर सकता है जब सेल्फ डिक्लेरेशन या क्रेडिट इंफॉर्मेशन उसे ऑब्टेन्ड हो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के थ्रू। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स कार्ड होल्डर द्वारा होल्ड करके रखे जाते हैं, यूज किए जाते हैं, फिर जो क्रेडिबिलिटी होती है उसके रीपेमेंट की वो थोड़ी कम होते जाती है अगर उसके सारे जो मीन्स ऑफ एसेट्स है वो ठीक ठाक ना हो। और किसी भी तरीके की कार्ड लिमिट एक्सेस या ब्रीच नहीं की जा सकती कार्ड इशुअर के द्वारा बिना कार्ड होल्डर के कंसेंट की। अब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स कुछ रूल्स है उन्हें भी देख सकते हैं। जब क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को हम EMIs में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो कार्ड इशुअर है उन्हें पूरी क्लियर डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। प्रिंसिपल क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, डिस्काउंट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा या कितना है, और कार्ड स्टेटमेंट के रिगार्डिंग भी डिटेल्स देनी होगी। कोई भी ऐसी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि कन्वर्ट हुई है उसे कार्ड इशुअर ऐसे नहीं शो कर सकता कि ये एक जीरो इंटरेस्ट या नो कॉस्ट EMI है, उसे भी सारी चीजें शो करनी होगी क्लियरली। और बाकी भी जो RBI के इंस्ट्रक्शंस है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड टू बी क्लोज्ड विद इन 7 days। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्ट है कि क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा 7 वर्किंग डेज पीरियड के अंदर। अगर ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट कार्ड होल्डर के द्वारा या कस्टमर के द्वारा आती है, प्रोवाइडेड कि उसने अपने सारे पुराने ड्यूज क्लियर कर दिए हो, और अगर ऐसा नहीं किया गया फाइनेंशियल एंटिटीज बैंक के द्वारा, तो उनपे पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी 7 डे के पीरियड को एक्सीड करने के बाद पर डे 500 रुपीज टिल द अकाउंट इज क्लोज। साथ ही कार्ड होल्डर को कई सारे चैनल्स भी प्रोवाइड करने होंगे, मल्टीपल ऑप्शन कि वो रिक्वेस्ट ऐसी सबमिट कर सके कि हमें ये क्रेडिट कार्ड क्लोज करना है या नाउ वी डोंट वांट टू अवेल दिस सर्विस एनी मोर, जैसे हेल्पलाइंस, डेडिकेटेड ईमेल आईडी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हम कॉल करते हैं ना वो, प्रोमिनेंटली विजिबल लिंक ऑन द वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, सभी प्लेटफॉर्म्स। और ऐसे क्रेडिट कार्ड जो करीबन 1 साल के टाइम पीरियड तक बंद है या यूज नहीं किए गए, उन्हें कार्ड होल्डर को इन्फॉर्म करना है, और अगर रिस्पॉन्स 30 डे के अंदर नहीं आया है तो जो एंटिटी है वो उन कार्ड्स को भी क्लोज कर सकते। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अपडेट कर देनी होगी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के साथ। इंटरेस्ट रेट टू बी जस्टिफिएबल। अब जो गाइडलाइन है इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग उन्हें भी देख लेते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो जस्टिफिएबल होने चाहिए, मतलब कॉम्प्लाई करने चाहिए जो भी कॉस्ट आ रही है बैंक एंटिटीज पे, फाइनेंशियल एंटिटीज पे, वही रिटर्न्स उनका मुनाफा जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड हो कार्ड इशुअर द्वारा मिसमैच नहीं होना चाहिए कि भी हम लगा रहे हैं 50% इंटरेस्ट, ओके, काइंड ऑफ। अगर इशुअर डिफरेंशियल रेट चार्ज कर रहा है पेमेंट पे और डिफॉल्ट हिस्ट्री के कारण कार्ड होल्डर की, उन्हें ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी और पब्लिसाइज्ड इंटरेस्ट रेट शो करने होंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर के लिए अपनी अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है, कि क्यों आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है और क्यों उतना ही अमाउंट लेने पे, उतने ही टाइम पीरियड के लिए लेने के लिए किसी दूसरे कस्टमर को हम रेट कम लगा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिफरेंस किया जा रहा है, ये उन्हें शो करना पड़ेगा कि ये हमारी कैटेगरीज है और उसके अकॉर्डिंग हम ऐसी ऐसी चीजें इम्पोज कर रहे हैं। कार्ड इशुअर है उन्हें कोट करना होगा एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट APR क्रेडिट कार्ड पे हर डिफरेंट सिचुएशन के लिए, जैसे रिटेल परचेज, बैलेंस ट्रांसफर, कैश एडवांसेस, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ड्यू, लेट पेमेंट एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीजों के लिए अगर और भी कोई डिफरेंट कैटेगरी हो जिस वजह से की जा रही हो तो वो भी दिखाना होगा। साथ ही जो गाइडलाइंस है वो ये भी कहती है कि ये जो APR है इसके कैलकुलेशन की जो भी मेथड है वो भी क्लियर एग्जांपल के साथ में शो होनी चाहिए या वो बताए ताकि कस्टमर उसके रिगार्डिंग भी अवेयर हो सके। मिनिमम अमाउंट पेमेंट एंड पास्ट ड्यूज गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कार्ड इशुअर के लिए कि उसे कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा कि अगर वो मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है वो पे नहीं करते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। और ऐसे इशुअर्स को ये भी शो करना होगा कि अगर हर मंथ वो ओनली मिनिमम पेमेंट
ही पे करेगा। ऐसा करने पर भी जो कार्ड इशुअर है उसे रीपेमेंट स्ट्रेचिंग ओवर मंथ ईयर विद कंसेक्वेंशियल कंपाउंड इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा या जो भी कंपाउंडेड करके इंटरेस्ट इम्पोज होगा वो सारी चीजें भी स्टेटमेंट में शो करनी होगी ऑन द बिलिंग स्टेट। एंड कार्ड इशुअर कैन ऑल्सो ओनली रिपोर्ट अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और लेवी चार्जेस ओनली इफ कार्ड अकाउंट रिमेन पास्ट ड्यू फॉर मोर देन 3 days, और किसी भी तरीके के पीनल इंटरेस्ट और रेट पेमेंट चार्जेस जब भी लगाए जाएंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर द ड्यू डेट एंड नॉट टू द टोटल अमाउंट। ओके, तो जो ड्यू डेट के बाद ही जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो लगेंगे, टोटल अमाउंट पे नहीं लगेंगे। जो पेएबल अमाउंट पेड अमाउंट है उस पे नहीं लगेंगे, वो माइनस हो जाएगा पेएबल अमाउंट पे ही। किसी भी तरीके के अगर चेंजेस किए जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 1 month प्रायर नोटिस देने के बाद ही आएंगे। कार्ड होल्डर और जो कस्टमर है उन्हें भी ये परमिशन दी गई है कि वो सरेंडर कर सकते हैं अपने कार्ड को यूज करना फॉर नो एक्स्ट्रा चार्ज इफ दे विश टू डू सो ओइंग टू चेंजेस इन चार्जेस। और गाइडलाइन में ये भी साफ साफ मेंशन है कि हमें क्लियर बताना होगा किसी भी तरीके के हिडन चार्जेस नहीं है इशूइंग के टाइम क्रेडिट कार्ड्स को, जो कि हम कह देते फ्री ऑफ चार्ज है और फिर बाद में हिडन चार्जेस लेवी कर देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब बिलिंग के क्या है वो भी थोड़ा देख सकते हैं। एज पर द डायरेक्शन देयर शुड बी नो डिले इन डिस्पैचिंग बिल्स। ये कस्टमर के लिए कि बिल्स को डिस्पैच करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, टाइम पे बिल्स पहुंच जाए। एंड कस्टमर शुड हैव एटलीस्ट 1 fortnight टू मेक payment. To avoid delay, bills and statement can be shared through internet, mobile banking with the card holder's consent. और कार्ड होल्डर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके का रॉन्ग बिल नहीं जा रहा हो, और कार्ड होल्डर किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगा सकती है ट्रांजेक्शन पे जो कि कस्टमर के द्वारा रिपोर्ट किए जा सके डिस्प्यूटेड और एज फ्रॉड टिल द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व। एंड नाउ कार्ड होल्डर हैव अ वन टाइम ऑप्शन टू modify the billing cycle of the credit card as per their convenience. The guideline make this change recognizing the fact that issuing companies do not have a standard bill cycle for all credit card issued by them, so they also have a chance or option to modify the billing cycle. After all of that, अब हमें ये भी देखना है कि कस्टमर की कंडक्ट कैसे होनी चाहिए। तो गाइडलाइन ये भी क्लियर करता है कि इंटिमिडिएशन और हैरेसमेंट ऑफ एन कस्टमर ड्यूरिंग डेब्ट कलेक्शन would not be permissible. This include both verbal and physical action, including act intended to humiliate publicly or intrude upon the privacy of the credit card holder, family member, referee, and friends, making threatening and anonymous calls or making false and misleading representations. The direction also urge card issuer to have a system of random checks and mystery shopping to ensure that agent have been properly trained. No mis-selling of credit card by employer or agent is allowed under the direction. Now redressal of grievances, अगर हमारी जो भी परेशानियां है grievances है तो उससे हम कैसे redress कर सकते। Card issuer are expected to have a grievance redressal mechanism in place and publicize it through electronic and print media, credit card bills and account statement. Complainant, if the complaints do not receive a satisfactory response from the issuer with 1 month after the complaint date, they can approach the office of the RBI Ombudsman. So I think now it's clear up to the mark. So now I think this topic is clear for all of us. Whatever be the new guidelines issued by RBI, which will be in effect from 1st of July 2022, be aware about whatever be the new policies in news by organizations and institutes of our use. So आज का हमारा काम खत्म होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।